नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम क्लासेज में। हम चर्चा कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि की। आज हमारा जो टॉपिक है वो विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण है। पिछली क्लास में हमने घनत्व के बारे में पढ़ा। आज हम अध्ययन करेंगे विश्व में जनसंख्या घनत्व के वितरण कहाँ कहाँ है, यानी इसको कितने भागों में विभक्त किया गया है और ये क्षेत्र मानचित्र में कहाँ कहाँ पर है। एक बात आपको बता दूं कि हमने जनसंख्या वितरण के जो क्षेत्र पढ़े थे 4, सघन जनसंख्या, सामान्य जनसंख्या, विरल जनसंख्या का प्रदेश और अति न्यून जनसंख्या का प्रदेश, वो और ये दोनों क्षेत्र सेम है। थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंट है क्योंकि जहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाएगी वहीं जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाएगा। तो आज हम बात कर रहे थे जनसंख्या घनत्व का वितरण। तो ये जो वितरण है इसको 5 भागों में बांटा गया है। इसके 5 विभाग है जिसको मैं यहाँ एक बार नोट कर दूं। अत्यधिक जनघनत्व, अत्यधिक जनघनत्व का क्षेत्र यानी अत्यधिक जो जनघनत्व है उसका क्षेत्र 1 नंबर। 2, अधिक जनघनत्व, उसके बाद यानी 2 ये जनघनत्व, अत्यधिक जनघनत्व, अधिक जनघनत्व और तीसरा है सामान्य जनघनत्व। फिर 4th है इसमें कम घनत्व के, और अंतिम है इसके अंदर अति न्यून या कह सकते हैं प्राय जन विहीन क्षेत्र। प्राय जन विहीन क्षेत्र, ये 5 प्रकार के थे और उसमें हमने 4 प्रकार के पढ़े थे। जनसंख्या वितरण के जो प्रदेश है वो 4 थे और आज हम जनघनत्व वितरण पढ़ेंगे वो 5 प्रकार के। तो हम बात करते हैं पहला अत्यधिक जनघनत्व क्षेत्र। अत्यधिक जनघनत्व के क्षेत्र, अब इसमें क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि इतने जनघनत्व से इतना जनघनत्व तक इस क्षेत्र में है। तो इसके अंदर हम बात करें कि ये जो है इसका जो क्राइटेरिया है वो 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी इसका क्राइटेरिया जो है कि 200 व्यक्ति से अधिक 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है वो इस क्षेत्र में माना गया है। अब इसमें हम बात करें कि क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, तो हम एक बात ये भी कर ले कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा क्षेत्र चुनेगा रहने के लिए जहाँ पर उसको पूरी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे वहाँ की जलवायु अच्छी हो, वहाँ की रहने की स्थिति अच्छी हो, मृदा अच्छी हो, परिवहन के साधन अच्छे हो, इन सभी चीज़ों को वो पाना चाहेगा। तो वो ऐसे क्षेत्र है जिसमें हम बात करें एशिया का जो क्षेत्र है, एशिया के अंदर पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया यानी पूर्व एशिया, दक्षिणी एशिया और फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये एशिया के 3 क्षेत्र हैं। हमने पहले भी सघन क्षेत्रों में इनका अध्ययन किया था। वही क्षेत्र है जो एशिया में पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया,
दक्षिण पूर्वी एशिया। ये जो आपको मानचित्र में रेड में आपको दिख रहा है, ये दक्षिणी एशिया, ये पूर्व एशिया और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले ये क्षेत्र हैं। जो रेड में डार्क हो रखा है ये सभी ये क्षेत्र एशिया के क्षेत्र हैं। अब हम ऐसे ही बात करें यूरोप की, तो यूरोप का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप। पश्चिमी एवं मध्यवर्ती, आप यूरोप का भी देख सकते हो, ये पश्चिमी क्षेत्र आ गया इधर वाला जो रेड हो रखा है, और इसका जो मध्य का जो क्षेत्र है वो अत्यधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। ऐसे ही हम बात करें अमेरिका में, जो अमेरिका का जो क्षेत्र है वो है उत्तरी पूर्वी, उत्तर पूर्वी वाला जो क्षेत्र है ये अमेरिका का जो ये उत्तर पूर्वी वाला ये जो रेड कलर में आपको डार्क दिख रहा है ये क्षेत्र है अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। तो ये बात थी अत्यधिक जनघनत्व की। अब हम बात करते हैं अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों की। अधिक अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र का जो क्राइटेरिया है वो है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर में 100 से 250 यानी 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, वो ये क्षेत्र है। अब ये क्षेत्र कहाँ है? जहाँ सघन जनसंख्या यानी अत्यधिक जनघनत्व के क्षेत्र है उसी के आंतरिक भागों पे, उन्हीं के किनारों पे ये स्थित है। तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो इसके जो क्षेत्र हैं, यूरोप की हम बात करें तो पूर्वी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र आ गया, पूर्वी क्षेत्र आ गया, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र आ गया और दक्षिणी यूरोप आ गया। यानी हम बात कर सकते हैं इसकी कि पूर्वी यानी ये जो पूर्व का जो क्षेत्र है जो ये ग्रीन में दिख रहा है ये पूर्व का यूरोप आ गया, फिर दक्षिण का यूरोप आ गया यानी दक्षिण का यूरोप आ गया, और फिर हम बात करें दक्षिणी यूरोप यानी दक्षिणी पूर्वी का यूरोप और दक्षिण का यूरोप और पूर्व का। तो ये जो क्षेत्र ग्रीन वाले दिख रहे हैं ये अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र है। फिर हम आगे बात करें मध्य उत्तरी अमेरिका, इसी में है मध्य उत्तरी अमेरिका। यानी ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ये मध्य का उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है जो अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका का तटीय भाग, दक्षिणी का तटीय भाग। यानी जो दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका का जो तटीय भाग आपको नजर आ रहा है ये अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। फिर हम बात करते हैं अफ्रीका के तटीय भाग, इसमें आते हैं अफ्रीका के जो तटीय भाग हैं। जो ये अफ्रीका के जो तटीय भाग है, ये अफ्रीका के आपको तटीय भाग नजर आ रहे हैं, तो ये अधिक घनत्व वाले क्षेत्र है। इसमें दक्षिणी पूर्व एशिया के आंतरिक भाग यानी दक्षिणी पूर्व एशिया के आंतरिक भाग, इनमें अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं। और इसके अंदर हम बात करें उत्तर पूर्वी यानी सॉरी उत्तर पश्चिमी चीन के अंदर ये क्षेत्र है। यानी दक्षिणी पूर्वी की हम बात करें
तो ये दक्षिणी पूर्व वाला ये क्षेत्र आ गया। और दूसरा हम इसमें बात करें उत्तर पश्चिमी चीन, तो उत्तर पश्चिमी चीन का भी ये क्षेत्र है यहाँ पर, वहाँ पर ये जनसंख्या जनघनत्व यानी अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र है। फिर हम बात करें मध्यवर्ती भारत, मध्यवर्ती भारत के अंदर हम बात करें तो ये जो मध्यवर्ती भारत है, भारत का मध्य भाग, वहाँ पर भी अधिक जनघनत्व वाले ये क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया यानी जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की ये कुछ क्षेत्र यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया के, तो यहाँ पर जनघनत्व अधिक पाया जाता है। ये तटों के किनारे पर है तो यहाँ पर जनघनत्व अधिक पाया जाता है। तो हमने अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों की बात करी। तो अब हम बात करते हैं सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र। तीसरा बिंदु है इसमें सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र। यानी सामान्य जनसंख्या का जो क्राइटेरिया है वो हम बात कर सकते हैं कि 10 व्यक्ति से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक। हमने बात करी अत्यधिक जनघनत्व है, उसके अंदर 250 व्यक्ति से अधिक का जनघनत्व है। और फिर हमने बात करी अधिक जनघनत्व है, उसके अंदर हमने 100 से 250 यानी 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं सामान्य जनघनत्व जिसके अंदर 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अब ये जो क्षेत्र है, अब ये क्षेत्र हम बात करें कि अंत में कहाँ कहाँ पर है, तो ये एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका यानी एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के जो विस्तृत घास के मैदान है, यानी एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के जो विस्तृत घास के मैदान है, यहाँ पर ये जनसंख्या पाई जाती है। ये विस्तृत घास के मैदानों में, यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों की हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका में और दक्षिणी अमेरिका में, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की भी हम बात कर सकते हैं इसमें। तो जो वहाँ पर घास के मैदान है वहाँ पर ये सामान्य जनघनत्व पाया जाता है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो ये इसमें ब्लू कलर के डॉट डॉट हो रखे हैं, यहाँ पर ये सामान्य जनघनत्व पाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें कि अस्थायी कृषि, यहाँ पर अस्थायी कृषि देखने को मिलती है, पशुचारण यानी अस्थायी कृषि, लोगों के पशुचारण, वानिकी और इसके साथ ही मरुस्थलों के जो स्थिर है, यानी यहाँ मरुस्थल भी पाए जाते हैं। यानी इन क्षेत्रों में सामान्य जनघनत्व पाया जाता है, यानी अस्थायी कृषि देखने को मिलती है, यहाँ पर पशुचारण मिलता है, वानिकी मिलते हैं और मरुस्थल के ये निकट ये जनसंख्या पाई जाती है, मरुस्थलों के निकट। फिर हम बात करते हैं अगला हमारा बिंदु कम जनघनत्व वाले क्षेत्र। तो कम जनघनत्व वाले क्षेत्र की हम बात करें
तो इसका जो क्राइटेरिया है कम जनघनत्व वाले क्षेत्र का, इसका क्राइटेरिया है 1 व्यक्ति से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्राइटेरिया है। अब ये जनसंख्या विश्व में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो अफ्रीका के इसमें कुछ देश है, सूडान, लीबिया, जिसमें सूडान, लीबिया, यानी जो अफ्रीका है यहाँ पर सूडान, लीबिया, मालागासी, यानी यहाँ के जो क्षेत्र है इसके अंदर ये कम जनघनत्व वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। वहीं उत्तरी अमेरिका की हम बात करें, उत्तरी अमेरिका में जो क्षेत्र है वो है कनाडा, जहां पर 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। और यहाँ पर हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्र है, जहां पर अर्जेंटीना, पेरू, इक्वेडोर, ये क्षेत्र जहां पर कम जनघनत्व पाया जाता है, यानी यहाँ के जो क्षेत्र है यहाँ पर पेरू, इक्वेडोर और अर्जेंटीना का जो क्षेत्र है यहाँ पर कम जनघनत्व देखने को मिलता है। अब हमारा अंतिम बिंदु है प्राय जनविहीन क्षेत्र। प्राय जनविहीन क्षेत्र, जहां पर जनसंख्या बहुत ही कम है, यानी न के बराबर है, तो इसका क्राइटेरिया जो है वो है 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम। यानी कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहां पर 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम वाले क्षेत्र है, जिनको बोलते हैं प्राय जनविहीन क्षेत्र। अब ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उनकी हम बात करें, अति शीतल क्षेत्र, यानी बहुत ही ठंडे क्षेत्र है जहां पर यह जनसंख्या पाई जाती है। फिर हम बात करें उष्ण मरुस्थल वाले क्षेत्र हैं, यानी बिल्कुल ही गर्म मरुस्थल है वहां पर। और हम बात करें सघन वन क्षेत्र, या फिर हम बात कर सकते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यहाँ पर भी जनसंख्या कम पाई जाती है। और दूसरी हम बात करें उच्च पर्वतीय क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है, जिसको प्राय जनविहीन क्षेत्र में डाला गया है। ये बात थी विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण, जिसका हमने अध्ययन कर लिया। इसके अंदर हमने देखा कि अत्यधिक जनघनत्व के अंदर 250 से अधिक, फिर इसमें अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में हमने बात करी तो 100 से 250, फिर सामान्य जनघनत्व वाले में हमने बात करी कि 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। वहीं कम जनघनत्व वाले क्षेत्र में हमने 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और प्राय जनघनत्व वाले क्षेत्र की बात करें तो 1 से कम है। तो इन चीज़ों का अपन ने अध्ययन किया, मानचित्र में भी इनको दर्शाया हमने। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो अपने पाठ्य पुस्तक में 2 प्रकार के दे रखे हैं।
जिसमें हम चर्चा करते हैं दोनों की। एक है भौतिक कारक, एक है भौतिक कारक और जो दूसरा है वो है आर्थिक कारक। यानी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले मुख्य दो कारक है, एक है भौतिक कारक और दूसरा है आर्थिक कारक। अब भौतिक कारक के अंदर हम बात करें कि भौतिक कारक को जो प्रभावित करने वाले हैं भौतिक कारक में, वो है फर्स्ट स्थिति। यानी मनुष्य कहीं भी निवास करे, पहले उसकी स्थिति देखी जाती है कि वो जो जिस स्थान पर रहना चाहता है या रह रहा, वहाँ की स्थिति कैसी है, मनुष्य के रहने लायक है या नहीं है, तो उन चीज़ों को उसमें देखा जाता है। फिर हम बात करें जल की उपलब्धता। यानी मनुष्य के रहने के लिए जहाँ भी वो निवास करता है, वो एक चीज़ जरूर देखता है कि यहाँ पर जल की उपलब्धता है या नहीं है, जल की आपूर्ति सुचारू रूप से है या नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि जल ही जीवन है, जहाँ पर जल है वहीं मनुष्य का निवास है। तो जहाँ जल की उपलब्धता होती है वहीं मनुष्य निवास करता है। कहीं नदी घाटियों के सहारे इन क्षेत्रों में मनुष्य रहने को मिल जाएंगे, वहाँ पर उनकी आबादी मिल जाएगी। फिर इसी के अंदर है जलवायु। यानी भौतिक कारक में जलवायु भी डिपेंड करती है कि वहाँ की जलवायु कैसी है। अगर मनुष्य के रहने लायक यानी अनुकूल है तो वहाँ पर आबादी रहेगी, और प्रतिकूल है तो नहीं। जैसे आप मान सकते हो बिल्कुल ही ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पर आबादी नहीं रहेगी। और ज़्यादातर लोग जो निवास करते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो जलवायु भी इसमें मुख्य कारक है। फिर हम बात करें मृदाएं यानी मिट्टियाँ, तो मिट्टी भी इसके अंदर मुख्य कारक है कि जो मिट्टी है, मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिससे मनुष्य वहाँ पर खेती कर सके हैं। इन चीज़ों को इनमें ध्यान रखा जाता है। तो जो भी ये चारों के चारों जो कारक है मनुष्य के जो अनुकूल होंगे या अच्छी स्थिति होगी इनकी, वहीं पर आबादी रहेगी, यानी वहीं पर भी सघन जनसंख्या पाई जाती है। फिर हम बात करें आर्थिक कारक में, तो आर्थिक कारक में पहला इसमें है खनिज। यानी जहां पर खनिज संसाधन होगा उसके इर्द गिर्द जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि खनिज संसाधन ऐसे हैं जहां पर कुशल और अकुशल कर्मी आसानी से मिल जाते हैं और वहां के क्षेत्र को आबाद कर देते हैं या सघन बना देते हैं। फिर हम बात करें औद्योगिकरण, इसमें नगरीकरण, क्योंकि लोग जो रहना चाहते हैं नगरों में आजकल रहना चाहते हैं, गांवों को छोड़कर गांवों से प्लान करके नगरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नगरों में उनको निरंतर काम मिल जाता है, वहां पर स्वास्थ्य सुविधा मिल जाती है, उच्च शिक्षा का स्तर मिल जाता है, इन चीज़ों को वहां पर परिवहन के साधन अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे स्थान जहाँ नगरीकरण होता है वहां पर आबादी बढ़ती है। फिर उसके बाद औद्योगिकरण, यानी जिस क्षेत्र में औद्योगिकरण होगा यानी उद्योगों का विस्तार होगा वहां पर भी आपको आबादी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरी सुख सुविधाएं मिलती है, बैंक, परिवहन के साधन, स्वास्थ्य सुविधाएं इनके आसपास में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी क्या है, जनसंख्या बढ़ती है। फिर इसी के अंदर हम बात करते हैं समाज और संस्कृति। या फिर इसमें से लिख सकते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। यानी कुछ ऐसे भी कारक होते हैं जो जनसंख्या का बसने पे यानी उस पर आबादी पर डिपेंड करता है, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने समाज के आसपास रहना चाहते हैं, कुछ के सांस्कृतिक कल्चर नहीं मिल पाता है, इस चक्कर में वहाँ पर नहीं रहना चाहते, और कुछ इसमें राजनीतिक कारक भी हो जाते हैं,
जिससे कई बार तो उसको ऐसे विरल क्षेत्रों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है कि आप वहाँ पर रहो, और कई बार ऐसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर उनको भेज दिया जाता है। तो ये सभी कारक जो हमने देखे, भौतिक कारक जिनमें स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदाएं, ये सभी भौतिक कारक है जो जनघनत्व को प्रभावित करती है या उनके प्रभावित करने वाले कारक है। और आर्थिक कारक में हम बात करें, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, समाज और संस्कृति या सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, इनका आज अध्ययन किया। इस वीडियो में हमने आज जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के कुछ टॉपिकों की बात, आज हमने कुछ चीज़ों का इनमें अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का जो बटन है उसको आप ज़रूर दबाइए, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।